नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं इंजीनियर सत्येंद्र सिंह आप सभी का तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप इन जो फ्री क्लासेस का आनंद ले रहे होंगे, जो कि आपके हित में मेरे द्वारा एक छोटा सा एफर्ट्स किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो नॉलेज दिया जा रहा है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। यहाँ आप कोशिश करना कि जितना हो सके इन वीडियोस को देखकर अपने एक नोट्स बना लेना, ताकि फ़ायदा ये होगा कि हमें कुछ एडिटिंग भी करनी रही या एग्ज़ाम टाइम में हमें पढ़ना रहा। वैसे तो मैं इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देता हूँ, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अपने द्वारा बनाए हुए नोट्स हमें ये याद होता है कि अच्छा मैंने घर पे बनाए थे, इस कोने में ये लिखा था, इस कोने में वो लिखा था। ठीक है, तो कोशिश करें कि पर डे, और ध्यान रखना कभी भी समय के साथ चलते हुए काम करोगे तो ठीक है, वरना यदि आपको लगा कि नहीं पूरी ज्योग्राफी हो जाएगी इसके बाद नोट्स बनाऊंगा, तो हम उस चीज़ को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में बर्डन ज़्यादा हो जाता है। और आपको भी पता है कि ये सिर्फ एक बार के नोट्स नहीं होते हैं, आपको इनको अपडेट करना होता है। और हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं उसमें सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं आती है, उसमें आप हिस्ट्री अलग से देखोगे, पॉलिटी अलग से देखोगे, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी सब्जेक्ट होती हैं। तो वो वाली बात है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे को कब। ठीक है, तो जो काम कल का है उसको आज ही कर लो, और आज का उसको अभी कर लो, कल पे कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है जी, चलें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। किसका भूगोल? राजस्थान। राजस्थान में जो चीज़ आज हम देखेंगे वो है आपकी अर्धशुष्क। तो कल हमने देखा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। किसको? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ये पहला पार्ट था राजस्थान की भौतिक विभाजन का। आप कहोगे हाँ सर, पहला भाग था। इसमें हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। आप कहोगे बिल्कुल सर, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ने इसको शुष्क और इसको अर्धशुष्क भागों में बांटा था। इसको किसमें? अर्धशुष्क भागों में बांटा था। इसके बाद हमने और फर्दर बात की तो हमने क्या देखा था कि ये जो आपका शुष्क प्रदेश है उसको बालू का स्तूपों के आधार पर, मतलब सैंड ड्यून्स के आधार पर, इसको बोलते हैं एरिड, इसको बोलते हैं सेमी एरिड। इसको शुष्क को, एरिड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू सैंड ड्यून्स, मतलब बालू का स्तूप के आधार पर। पहला था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। कैसा? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ऐसा प्रदेश जहाँ पर बालू का स्तूप किसे कहते हैं? अब तो आप बता ही सकते हैं। हाँ सर, अब तो हम बता सकते हैं रेत के टीलों को। रेत के टीलों को किसको कहते हैं? रेत के टीलों को क्या कहते हैं? आप कहोगे सर बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने जो दूसरा पार्ट देखा था वो देखा था बालू का स्तूप युक्त की जगह मुक्त। देखो इस वर्ड में आपको युक्त और मुक्त ही ध्यान रखना है, यहीं पर कन्फ्यूजन हो सकता है। आते हुए क्वेश्चन को भी आप गलत कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ। एक तो आपको याद रखना है युक्त प्रदेश और एक आपको याद रखना है मुक्त प्रदेश। ठीक है, सैंड के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया। युक्त में आप चाहो तो इस तरह से याद रख सकते हो, सर युक्त है मतलब वहाँ पर क्या पाए जाएंगे? बालू का स्तूप पाए जाएंगे। मुक्त मतलब सर वहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, इसकी बात की थी। इसके बाद में आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी जो अर्धशुष्क प्रदेश है इसका उपविभाजन किया गया है। क्या किया गया है? उपविभाजन। किसकी दृष्टि से? आप कह दो सर पढ़ने के हिसाब से, अध्ययन की दृष्टि से इसको उपविभाजन किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। यहाँ तक की बात अच्छे से देख ली थी हमने। सुनना, इसकी जो पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, वो आपके बड़े काम के हैं। तो पहला जो पार्ट है अपना वो है आपका घग्गर का मैदानी प्रदेश है। घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान आपको अच्छे से पता होगा
ये गंगानगर हनुमानगढ़ वाले एरिया में घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है। नए जिले की दृष्टि से बात करें तो घग्गर का जो मैदान है वो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, एक तो गंगानगर, एक हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, ठीक है ना। गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। अनूपगढ़ का जो दक्षिणी भाग है, अनूपगढ़ का जो दक्षिणी भाग है वो कहाँ चला जाएगा, आप कहोगे वो तो सर शुष्क में चला जाएगा। किसमें, शुष्क में, ठीक है। मैं मोटा मोटी तौर पर यहाँ लिख देता हूँ। घग्गर का जो मैदान है श्री गंगानगर, घग्गर के मैदान की बात कर रहा हूँ, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और दक्षिणी अनूपगढ़। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ अनूपगढ़, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, कहाँ कहाँ कौन सा प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद में हम जो इसको मैप में देख लेंगे, आप टेंशन मत करो। जो सेकंड प्रदेश है उसको हमने नाम दिया था शेखावाटी प्रदेश। कैसा प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। या इसी को हमने एक और नाम दिया था आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह प्रदेशा क्षेत्र। इसमें आपके चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना देखने को मिलेंगे। कौन कौन, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। घग्गर नदी के मैदान में जो नदी देखने को मिलती है उसका नाम है घग्गर नदी। शेखावाटी में जो आपको नदी देखने को मिलेगी मेनली वो आएगी आपके कांतरी नदी। थर्ड पार्ट जो देखते हैं वो आपका आता है नागौरी उच्च भूमि। कौन सी भूमि, नागौरी उच्च भूमि, ठीक। और फोर्थ जो पार्ट है वो लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र में होने की वजह से इसको क्या कह दिया गया, लूणी प्रवाह क्षेत्र, या ऐसे कह सकते हैं लूणी गोडवाड़ क्षेत्र। लूणी गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है, लूणी गोडवाड़ा प्रदेश। तो आपको समझ में आया कि आपका जो अर्धशुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, कौन सा, अर्धशुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसको हम अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांट रहे हैं। आपको सर अध्ययन की दृष्टि से हमने इसको कितने भागों में बांट दिया, अध्ययन की दृष्टि से हमने इसको 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। 4 भागों में पहला है घग्गर का मैदान, दूसरा है शेखावाटी, तीसरा है नागौरी उच्च भूमि और चौथा है लूणी गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। फटाफट इसको कॉपी कर लो। आगे हम जब बात करेंगे वो बात करेंगे अपने इन प्रदेशों के बारे में मैप के थ्रू। जब भी आप जितनी बार भी पढ़ते हो इसको इतना जरूर लिखा करो कि ये जो है आपके कौन सा प्रदेश है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ओके। कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है, तो आप कह दो सर 61.11% भूभाग पर क्षेत्रफल है। और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो 40% जनसंख्या रेतीली बलुई मृदा, रेतीली बलुई मृदा, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु। पानी की कमी होती है यहाँ पर, जितनी भी नदियाँ होंगी या झीलें होंगी कैसी होंगी, खारे पानी की होंगी। खारे पानी का कारण मैंने आपको बता दिया है, फिर से लिख सकते हैं हम टेथिस सागर, ठीक है। किस लैंड का हिस्सा है, तो आपको टेथिस सागर का, आपसे एक कह दिया जाए तो किसका हिस्सा है, टेथिस सागर का हिस्सा है। या आपको किस भूभाग का है, तो पेंजिया, पेंजिया भूखंड का एक हिस्सा है, ठीक है। इतनी बातें तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे राजस्थान में ये जो भूभाग हैं आपके, इनके बारे में। ये आपका जो हमारा है राजस्थान है, ठीक। यहाँ पर ये जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है, आप कहोगे सर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सी, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, राजस्थान को, ठीक है। अब आप कहोगे सर एक और तो बताई थी आपने, मैं कहूँगा हाँ बताई तो थी,
उस रेखा क्या नाम है? तो मैं कहूँगा उसका नाम है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वह पश्चिमी रेतीला प्रदेश को, किसको? पश्चिमी रेतीला प्रदेश को, किसको? पश्चिमी रेतीला प्रदेश को या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, ला प्रदेश को कितने भागों में बांटती है? लगभग कितने भागों में? 2 बराबर या आधे आधे भाग में बांटते हैं, इसे याद रखना। 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अब सुनो, हमने जो देखा था, तो हमने कल यहाँ से बात की थी कि ये वाला जो प्रदेश है, कौन सा वाला? ये वाला जो प्रदेश है अर्धशुष्क प्रदेश में, ये तो शुष्क है, आपको अच्छे से पता था। आपको हाँ सर ये तो शुष्क है। यहाँ पर 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक बारिश होती है और यहाँ से 20 से लेके 40 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। मतलब 40 इसके अंदर अरावली के पश्चिम की ओर, बाकी तो 0 से 50 चलती है, 0 से 25, 25 से 50 इस तरह से चलती है। ठीक है, ये जो प्रदेश था ऊपर वाला वो हमने देखा था, किसके नाम से जाना जा रहा था? आप कहोगे सर आपने कहा था कि घग्गर प्रदेश है। ये किसका प्रदेश है? घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है। इसकी वजह से हमने इस प्रदेश को किसकी संज्ञा दी थी? घग्गर का मैदान। किसका मैदान? घग्गर का मैदान। ये जो घग्गर का मैदान है कल मैंने बनाया था और आपको भी कहा था आपके बना के लेके आओगे ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, तो घग्गर के मैदान में आपको अच्छे से पता होगा, इस घग्गर के मैदान का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से जिले पूछे जाएँ तो आप क्या बताओगे? जिले पूछे जाए तो क्या बताओगे? आप कहोगे सर 2 जिले तो नहरी प्रदेश वाले जिले हैं, जिसमें हनुमानगढ़ और गंगानगर आ जाएगा। इसके बाद में एक नए जिले के रूप में बात करें तो एक हमारा अनूपगढ़ को भी हमें देखना पड़ेगा। किसको? अनूपगढ़ को भी देखना पड़ेगा। अनूपगढ़ का दक्षिणी हिस्सा किस में चला जाएगा? शुष्क में, जबकि बाकी रिमेनिंग हिस्सा किस में आ जाएगा? आप कहोगे सर अर्धशुष्क में आ जाएगा। ठीक है, अनूपगढ़ को भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे? बोलो हाँ या ना। ये अनूपगढ़ का जो हिस्सा है वो किस में आ जाएगा? आप कहोगे सर इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक तो आ गया आपके अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और गंगानगर। अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं इन्हीं क्षेत्र के नाम। इसको पहली बात तो नाम क्या दिया गया है? इस क्षेत्र को नाम क्या दिया गया है? तो घग्गर का मैदान। किसका मैदान? घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान। अब आपसे पूछा जाए कि घग्गर के मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं तो आप फटाक से बता देना। एक तो सर अनूपगढ़ देखने को मिलेगा आपको, एक आपको श्री गंगानगर देखने को मिलेगा और एक आपको क्या देखने को मिलेगा? हनुमानगढ़ देखने को मिलेगा। ठीक है क्या? हनुमानगढ़। ठीक, तो कौन कौन से क्षेत्र आप देख सकते हैं अच्छे से। तो ये रहा आपका, ये अनूपगढ़ और ये आपका। तो घग्गर का मैदान में कौन से क्षेत्र? गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। यदि इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दिया जाए ठीक रहेगा। यदि मैं बात करूँ इस घग्गर के मैदान की, तो घग्गर के मैदान में जो नदी प्रवाहित होती है उसका नाम है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। ये वही नदी है जिसका ऋग्वेद में उल्लेख देखने को मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है घग्गर नदी, जिसे प्राचीन समय में सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। ये जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी के किनारे एक सभ्यता है जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सभ्यता भी है आपकी। आप मुझे बताएं घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता के अलावा और कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो किस जिले में है? कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है और कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? 3 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, अब देखो तो घग्गर का मैदान जो है आपको पता चल गया कि ऐसा प्रदेश जिसमें घग्गर नदी का क्या हो? प्रवाह क्षेत्र हो, उसे हम क्या कहते हैं?
घग्गर का मैदान, क्योंकि ये किसके द्वारा बनाया गया, घग्गर नदी के द्वारा बनाया गया। सेकंड की ओर हम बात करें तो आप देखोगे सेकंड में, तो ये यहाँ से यहाँ तक का सेकंड वाला क्षेत्र आ जाएगा आपका। कौन सा पार्ट आ जाएगा, सेकंड वाला पार्ट। अब इस सेकंड वाले पार्ट में आप जब देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो मैप में हमने जब आपने भरवाया था तब हमने देखा था, ये तो कौन सा मैदान है, शेखावाटी का क्षेत्र है, आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। किसका, शेखावाटी का या आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत होगी। यदि हम नए राजस्थान की बात करें, नवीन जिलों के संदर्भ में, नवीन जिलों के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको कि सर क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हमने कहा था शेखावाटी प्रदेश है, या इस प्रदेश को हम आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। किस प्रवाह क्षेत्र के नाम से जानते हैं, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इस आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आपसे पूछा जाए कि जिले कौन कौन से, देखो आपको अच्छे से पता है। एक तो थोड़ा सा उसको ऊपर तक ले जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक, ओके। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि हम यहाँ पर जिन जिलों को देखेंगे, एक जिला आ जाएगा आपका चूरू, ठीक है, एक जिला आ जाएगा झुंझुनू, यहाँ पर आ जाएगा आपके सीकर, और एक जिला आ जाएगा नीम का थाना। एक जिला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा लगभग नीम का थाना, ठीक है। तो हमें प्रॉपर जो प्लेसिंग देखनी है वो इसी तरह से देखनी है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ये प्रदेश कौन सा है, ये प्रदेश कौन सा है, तो आप लिखोगे सर कि ये जो प्रदेश है जिसकी आप बात कर रहे हो वो है शेखावाटी। शेखावाटी, या यहाँ पर जो नदियाँ आंतरिक प्रवाह की हैं, और आंतरिक प्रवाह की नदियाँ क्या होती है मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। आंतरिक शेखावाटी या आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, शेखावाटी या आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। यहाँ की जो नदियाँ कैसी हैं, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं जो कि शेखावाटी के अंतर्गत आती हैं। अब बात की जाए इनके ज़िलों की, तो ज़िले में कौन कौन से ज़िले आ जाएंगे, तो आप कहोगे सर एक तो चूरू को लिख दो, मैंने लिख दिया। शेखावाटी में ये जाता है चूरू, सीकर और झुंझुनू, चूरू, सीकर और झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू के बाद में एक नया ज़िला बना है नीम का थाना, नीम का थाना। तो ये भी ज़िले किसके अंदर आ जाएंगे, आप कहोगे सर शेखावाटी के अंदर आ जाएंगे। ये आपके ज़िले ही हैं सर, 1 2 3 4, है ना। ये सीकर, बाकी आपको मैप अच्छे से याद है तो आप कर ही लोगे। इसके बाद में अब जब हम थर्ड पॉइंट्स की ओर बढ़ेंगे, तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक नदी, एक प्रवाह क्षेत्र है जहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। किसकी मात्रा अधिक है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। अब आपको सर कि आपने फ्लोराइड की मात्रा के लिए कहा था, तो एक ज़िला आता है जिसका नाम है, बेसिकली एक ज़िला है, यूँ देखा जाए तो अजमेर का कुछ पार्ट भी आ जाएगा जिसमें ब्यावर आ जाएगा आपके, है ना। पहले में अपन पढ़ते थे कि जो नागौरी उच्च भूमि है वो नागौर, जब तक ज़िले नहीं बदले थे, तो नागौरी जो उच्च भूमि है वहाँ पर आपके कितने ज़िले हैं, तो आपने कहा था सर नागौर में एक ही ज़िला है। तो फिर एक ज़िला हमने और पढ़ते थे पश्चिमी अजमेर, कौन सा, पश्चिमी अजमेर। और पश्चिमी अजमेर की जगह अब क्या आ गया है, अब आपको सर ब्यावर आ चुका है। क्या आ चुका है, ब्यावर आ चुका है, ठीक है, ओके। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है किसके नाम से जाना जाएगा, आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी हम भी बता देते हैं कि यहाँ से थोड़ी ऊंची भूमि है तो इसको बोल दिया नागौरी। एक नागौर में है तो नागौरी थोड़ी सी ऊंची है, इसकी वजह से उच्च, और ये भूमि है, प्रदेश है, तो इसकी वजह से नागौरी उच्च भूमि है, नागौरी उच्च प्रदेश, ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान लगा पा रहे होंगे तो एक चीज़ नोटिस करने लायक है, एक चीज़ नोटिस करने लायक है। आपको क्या नोटिस करने लायक है, तो समझना कि ये जो प्रदेश है अपना नागौरी उच्च भूमि वाला, आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि कौन कौन से ज़िले आते हैं इसमें, कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो आप क्या बताओगे, आप क्या बताओगे, तो आप कहोगे सर एक नागौर आ जाएगा और एक अजमेर आ जाएगा। लिख रहे हैं जिलों को अपन, सर नागौर और अजमेर पहले पढ़ते थे, लेकिन नागौर से एक अलग हो गया है एक ज़िला जिसे हम कहते हैं डीडवाना कुचामन। तो पहले ज़िले का नाम आ गया, बाद में लिखेंगे क्योंकि ये चेंज करना होगा। तो ये वो कौन सा हो गया, डीडवाना कुचामन। यहाँ पर कौन सा आ गया,
नागौर। और हम पढ़ते थे पश्चिमी अजमेर, क्या पश्चिमी अजमेर। पश्चिमी अजमेर को अब किस नाम से, क्या नया नाम जिला क्या हो गया है, आपको हो गया सर ब्यावर। क्या हो गया है, ब्यावर। इन जिलों के नाम मैं आपके सामने लिख देता हूँ। एक तो कौन कौन सा जिला आ गया आपको, हो गया सर, एक तो डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। इसके बाद में और जिले की बात करें तो आपको हो गया सर एक नागौर खुद आ जाएगा, नागौर आ गया, ठीक है। इसके बाद और बात करें तो सर आपने पश्चिमी अजमेर कहा था तो आपके इसमें तब्दील हो गया है, अब आपको सर ब्यावर नया जिला बन गया, ठीक है। तो नागौर ये चुपू में कौन कौन से जिले, डिडवाना कुचामन नागौर, ये एक जिला है, डिडवाना कुचामन, दो नहीं है, ध्यान रखना। डिडवाना कुचामन 1, नागौर 2, ब्यावर 3, ठीक है। अब ये जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है हमारा, ये जो लास्ट पार्ट है आपको दिख रहा होगा, इस लास्ट पार्ट में यहाँ पर ये जो प्रदेश दिख रहा है जिसमें आपके बालोतरा आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, जालौर आ जाएगा, सांचौर आ जाएगा, बाड़मेर, सांचौर, बालोतरा, जालौर, हल्का सा सिरोही का पार्ट है ना। वैसे तो सिरोही को नहीं भी काउंट करो तो ठीक है, वैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम जब 13 जिला देखते हैं पश्चिम अरुणाचल प्रदेश में तो 13 जिले के रूप में हम किसको देखते हैं, सिरोही को ही देखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र होने की वजह से इस प्रदेश को नाम दे दिया गया लूनी प्रवाह क्षेत्र, क्या, लूनी प्रवाह क्षेत्र। लेकिन आप बात करो पाली की, जालौर की, तो यहाँ पर एक भाषा और बोली जाती है, उस भाषा का नाम है गोडवाड़ी भाषा। कौन सी भाषा, गोडवाड़ी भाषा। और गोडवाड़ी भाषा की प्रधानता होने की वजह से इस क्षेत्र को क्या नाम दे दिया, गोडवाड़ क्षेत्र का नाम दे दिया, ठीक है ना, गोडवाड़ क्षेत्र का नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जिले कौन कौन से हैं वो देखना आप। एक जो जिला है वो यहाँ पर आ जाएगा आपके पाली। कौन सा जिला आ जाएगा, पाली। पहले इस क्षेत्र का नाम देख देते हैं, लूणी गोडवाड़ प्रदेश। लूणी नदी बहती इसकी वजह से लूणी ऑब्लिक गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। ये जो लूणी नदी है या ये जो प्रदेश है वो आपके एक ज़िला है जिसका नाम है पाली, तो पाली में इसका फैलाव है, हाँ जी ठीक है, एक ज़िला हो गया। दूसरे ज़िले की बात करूँ तो पाली के बाद में आगे आ जाएगा जालौर। जालौर से एक ज़िला अलग हुआ, ज़िले का नाम सांचौर, सांचौर। इसके बाद में और बात करें तो बाड़मेर। बाड़मेर से एक ज़िला अलग हुआ, ज़िले का नाम बालोतरा, बालोतरा, ठीक है ना। पाली, जालौर, बाड़मेर, सांचौर, बालोतरा, इन सारे ज़िलों के बारे में बात कर देगी। और फिर थोड़ा सा आप देख लोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा जोधपुर ग्रामीण, थोड़ा सा, मतलब ये कह सकता हूँ जहाँ पर लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो इसके अंदर आ जाएगा जोधपुर ग्रामीण, ठीक है बेसिकली। तो आपके ये रहे आपके ज़िले जिसमें जालौर ऊपर आएगा, ये सांचौर है, जालौर है, पाली है, बाड़मेर है और इसके बाद में जोधपुर ग्रामीण है, ठीक है। इसके बाद में और बालोतरा हो गया, ओके। तो पाली, जालौर, सांचौर, बाड़मेर, ये बालोतरा, थोड़ा सा ऊपर देख लो तो बाड़मेर का बालोतरा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं लूनी नदी के अंतर्गत, ठीक है। फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता चल जाए चीज़ क्या है, ठीक है। फटाफट से एक बार बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
चलो हो गया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि घग्गर का मैदान है, यहाँ पर कौन सी नदी, तो आप कहोगे सर घग्गर नदी। शेखावटी में पूछा जाए तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कौन सी नदी, कांतली नदी। कौन सी नदी, कांतली नदी। नागौर में पूछा जाए तो सर नागौर में झीलें आएंगी, जैसे कि सांबर झील, कुचामन झील, डीडवाना झील, झीलें आएंगी। यहाँ पर पूछा जाए आप कहोगे सर इसका तो नाम ही लूनी है, तो लूनी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कौन सी नदी आ जाएगी, घग्गर, ठीक है क्या। आप देखो वापस से एक बार देख लेते हैं सारी चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसका क्षेत्रफल 61.11%, जबकि निवास करने वाली जनसंख्या 40%। बात करें मृदा की तो रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है। बात करूं जलवायु की तो शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं जो कि टेथिस सागर का अवशेष है। और आपसे पूछा जाए कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश किस भूखंड का हिस्सा है, तो आप कहोगे पेंजिया का। किसका, पेंजिया का, ठीक है। देखो सॉरी पेंजिया इसमें नहीं आएगा, इसमें पैंथालसा सागर का नाम आ जाएगा, ठीक, इसको रहने दो आप, ठीक है ना। पेंजिया, अब पेंजिया क्यों मैंने हटाया तो समझना कि हमने जो देखा था, एक तो भूमि पर एक स्थल था और एक जल था। अब जल की वजह से ही तो पानी कैसा हो रहा है, खारा हो रहा है, इसकी वजह से किसका हिस्सा आ जाएगा, पैंथालसा का आ जाएगा, इसलिए इसको रहने दें तो ठीक है रहेगा, ठीक है। इसके बाद में बात करें हम कि ये जो शुष्क प्रदेश है, ये जो आपका शुष्क प्रदेश है, ये किसका हिस्सा है, तो आपको सर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है। किसका, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है। अर्धशुष्क आपको कि सर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है। इनको जो बांटती है उस रेखा का क्या नाम है, आप कहोगे सर आपने बता दिया था परसों कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा दो भागों में बांटती है, एक तो शुष्क और दूसरा अर्धशुष्क, एरिड और सेमी एरिड। फिर बालू का स्तूपों के आधार पर इसको हमने दो भागों में बांटा। ऐसे प्रदेश जहाँ पर बालू का पाए जाएंगे उसको कहते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और ऐसे प्रदेश जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाएंगे उनको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के रूप से। मुक्त प्रदेश की हम बात करें, किसकी, मुक्त प्रदेश की अगर हम बात करें तो मुक्त प्रदेश में एक चीज़ हमने देखी कल की, यहाँ कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो आप कहोगे सर आपने जैसलमेर के 3 ज़िले बताए थे। जैसलमेर शहर के लगभग 60 किलोमीटर के पेरीफेरी वाला भूभाग, रामगढ़ और इसके बाद में पोखरण। फिर एक देशनोक बीकानेर वाला हमने बात की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या, और जोधपुर ग्रामीण की बात की थी, यहाँ पर क्या नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पर नहीं पाए, और बालोतरा में यहाँ पर क्या नहीं पाए जाते हैं, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। लेकिन जहाँ पाए जाते हैं उसमें हमने देखे थे अनुधेर्य बालू का स्तूप। हमने क्या क्या देखे थे, अनुधेर्य बालू का स्तूप, हमने देखा था अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, हमने देखे थे बरखान जिसे हम बरछान के नाम से भी जानते हैं, हमने देखे थे सीफ जो कि अनुधेर्य बालू का स्तूप का उदाहरण है, हमने देखे थे तारा बालू का स्तूप जो कि अनियमित हवाओं की वजह से बनते हैं, हमने देखे थे यहाँ पर सब्र काफिज बालू का स्तूप जो कि झाड़ियों के किनारे बनते हैं, हमने नेटवर्क बालू का स्तूप भी देखे थे जो हवा की वजह से एक नेटवर्क का निर्माण करते हुए जाते हैं, ठीक है। और हम लास्ट में एक देखे थे अंडाकार और एक पैराबोलिक। पैराबोलिक में एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि जो पैराबोलिक बालू का स्तूप हैं वो महिलाओं के हेयर पिन जैसे होते हैं। अब ये जो सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने अभी 2-4 फैक्ट बोले हैं, ये वही फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे गए बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की, जिसमें अगला पार्ट का नाम है अर्धशुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अर्धशुष्क को हम 4 उपभागों में विभाजित करते हैं, और ये 4 उपभागों में विभाजन करने का मुख्य उद्देश्य कि हमें पढ़ने में थोड़ी सहूलियत हो जाए। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अध्ययन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से इस प्रदेश को हमने कितने भागों में बांट दिया, आपको सर 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 4 भागों में। इस 4 भागों में सबसे पहले जो हमने बात की वो की घग्गर के मैदान की, घग्गर के मैदान की। घग्गर के मैदान में आपने 3 जिले देखे, इधर से देखोगे तो अनूपगढ़, उससे ऊपर जाओगे तो श्री गंगानगर, फिर चले जाओगे तो हनुमानगढ़। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि नहरी क्षेत्र
नहरी क्षेत्र ना बोल के युद्ध क्षेत्र बोल दूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। युद्ध क्षेत्र में आते गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। और इसके साथ में अनूपगढ़ नया जिला बना उसकी वजह से आ गया, क्योंकि अनूपगढ़ हिस्सा भी किसका है, तो आप कहोगे सर गंगानगर और बीकानेर से टूटा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हम जो बात कर रहे हैं वो है आपकी शेखावटी और इसकी घग्गर नदी। यहाँ पर जो घग्गर का मैदान है, ये जो घग्गर का मैदान है, यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है जिसे हम कहते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी जो है आपकी शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती हुई कहाँ आती है, राजस्थान में आती है। और एक बार ये अपना जल लेके गई है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में। कहाँ पर, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में। ये जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इस घग्गर नदी किनारे कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन या खोजकर्ता की बात कर दूं तो अमलानंद घोष, बीबी लाल और बी के थापर ने 1952 में इसकी खोज की थी। कौन सभ्यता की, कालीबंगा सभ्यता की। कौन सभ्यता की, कालीबंगा सभ्यता की, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने किसके बारे में बता दी आपको, कालीबंगा सभ्यता के बारे में और घग्गर नदी के बारे में। थोड़ा सा और आगे चलें तो हमने देखा है कि शेखावटी या आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, शेखावटी से एक नाम क्लियर हो जाता है कि सर वहाँ पर आंतरिक प्रवाह क्षेत्र होगा। वहाँ पर नदियाँ ऐसी होंगी जिनका ये नहीं पता है कि कहाँ को जाएंगी, कहाँ से आई हैं, ये ज़रूर पता हमें। ऐसी नदियाँ जिनका उद्गम ज्ञात होता है लेकिन जिनका मुहाना हमें ज्ञात ना हो, वो रास्ते में कहीं विलुप्त हो जाए, उन्हें हम कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। एक सॉन्ग से मैंने आपको समझा दिया था, आपको जिस तरह से ठीक लगे, जिस तरह से आपके दिमाग में सेट हो सके, वो सारी कोशिश मेरे द्वारा यहाँ पर की जा रही है। तो शेखावटी में आपको अच्छे से पता है कि पहले 3 ही जिले आते थे, चूरू, सीकर और झुंझुनू। अब एक नया जिला आ गया, नीमका थाना। तो आपको पता चलेगा शेखावटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू आपको देखने को मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि सर एक नया जिला कौन सा आ गया, तो आपको नीमका थाना। और आपके दिमाग में आएगा सर एक संभाग भी तो बना है इसमें से। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बना है। तो सीकर एक नया संभाग भी बना है। पहले 7 संभाग थे जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा 5 1949 में थे। इसके बाद में हरिदेव जोशी ने 6ठा संभाग बनाया अजमेर को। 7वां संभाग वसुंधरा राज्य सरकार ने बनाया था भरतपुर को। और 8, 9, 10 सीकर, पाली और बांसवाड़ा अशोक गहलोत सरकार ने ये क्या बनाया थी, संभाग बनाया। तो अभी हाल ही में हमारे पास में 10 संभाग हैं। उसमें शेखावटी का क्या रोल है मैं आपको दिखा दिया। इसमें बात करें नागौरी उच्च भूमि की, किसकी बात करें ना। और यहाँ पर एक नदी का नाम है, यहाँ शेखावटी में एक नदी बहती है, इसका नाम है कांतली नदी। कांतली नदी इंपॉर्टेंट क्यों है, नदियों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कांतली नदी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस रखती है। इसके बाद में और मैं बात करूँ कांतली नदी की, तो जो कांतली नदी है इसके किनारे सभ्यताओं के रूप में देखें तो आपको एक गणेश्वर सभ्यता देखने को मिलती है। अब आप कहोगे सर गणेश्वर सभ्यता में ऐसा क्या है, तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आप कहोगे सर गणेश्वर सभ्यता। अब मुझे कमेंट में ये करना, बॉक्स में कमेंट ये करना कि गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी, ठीक है। मछली पकड़ने का कांटा भी आप कहोगे सर गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता का संबंध कांतली नदी से। कांतली नदी का संबंध शेखावटी या आंतरिक प्रवाह प्रदेश से, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट की बात करें नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि में यहाँ पर आप देखोगे नागौर का दक्षिणी भाग देखने को मिलेगा लगभग, जिसमें डीडवाना कुचामन भी देखने को मिलेंगे, बाड़मेर बालोतरा देखने को मिलेंगे, ठीक है। नागौरी उच्च भूमि बाड़मेर और बालोतरा वाला एरिया भी आ जाए, नहीं बालोतरा इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। नागौरी उच्च भूमि में आपके सिर्फ आपको एक तो नागौर, इसके बाद में डीडवाना कुचामन और एक ब्यावर, बस ये लूनी प्रदेश की बात। और यहाँ पर नागौरी उच्च भूमि में कोई नदियाँ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखती नहीं है। यहाँ पर आपको सर्वाधिक झीलें मिलेंगी, जिसमें मैं नाम लूँ तो सांबर झील, डीडवाना झील, पचपदरा झील, ये सारी झीलें कहाँ पाई जाएंगी आपको नागौरी उच्च भूमि में। नागौरी उच्च भूमि को लेकर और फैक्ट भी हैं कि नागौरी उच्च भूमि जो प्रदेश है वहाँ पर जो पेयजल है कैसा है, आप कहोगे सर फ्लोराइड युक्त है। कैसा है, फ्लोराइड युक्त है। नागौर और नागौर के आसपास में पानी कैसा है, फ्लोराइड युक्त है। आप कहोगे सर क्या दिक्कत आ रही है फ्लोराइड युक्त पानी से, तो मैं कहूँगा कि फ्लोराइड युक्त यदि हम पानी पीते हैं तो हमारे दांत पीले पड़ जाएंगे और हड्डियों कैसी हो जाएंगी, आड़ी टेढ़ी हो जाएंगी। इस तरह की हड्डियाँ कैसी हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी। इसी टेढ़ी हड्डियों को बोलते हैं बांकी हो जाएंगी। क्या बोलेंगे, बांकी हो जाएंगी। बांकी बोले तो ये बांका, और ये क्या होती है, कुबड़ होती है, तो ये इसको लिख देते हैं हम कुबड़। तो कुबड़ पट्टी और बांका पट्टी का जो विस्तार है, कुबड़ पट्टी
या बांका पट्टी का जो विस्तार है राजस्थान में नागौर और नागौर के आसपास क्षेत्र में देखने को मिलता है, या मैं कह दूं कि नागौरी उच्च भूमि के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपसे अब आप कहोगे सर ऐसा पानी नहीं पीते तो क्या पीते हैं, तो हम बताएंगे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसकी नींव 1948 में रखी गई थी और 58 में लगभग उसमें पानी छोड़ दिया गया था, तो वहाँ से एक नहर निकाली गई जिसका नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। तो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से नागौर या फ्लोराइड जो युक्त पानी है उसका क्या किया जा रहा है, निस्तारण किया जा रहा है। उस फ्लोराइड युक्त पानी की जगह पे कैसा पानी पीने के लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आपको कहोगे कि सर पन्नालाल बारूपाल से मीठा जल प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसके बाद में बात करें हम लूणी या गोडवाड़ प्रदेश की, तो लूणी नदी का प्रवास क्षेत्र होने की वजह से इसे हम लूणी प्रवास क्षेत्र कहते हैं या लूणी प्रदेश कहते हैं। आपको सिर्फ गोडवाड़ क्यों लिखा, तो ध्यान रखना पाली, जालौर और सांचौर इस क्षेत्र में एक भाषा की प्रधानता है जिसका नाम है गोडवाड़ी भाषा, तो इसको क्या नाम दे दिया, गोडवाड़ प्रदेश। तो लूणी गोडवाड़ प्रदेश में आप देखोगे तो जोधपुर ग्रामीण आ जाएगा, ठीक है, बाड़मेर बालोतरा आ जाएगा। ध्यान रखना जिले याद करने के तरीके होते हैं, पुराना जिला याद करो उसमें से नया जिला कौन सा बना, जैसे बाड़मेर बालोतरा, जालौर सांचौर, पाली सर टुकड़े ही नहीं हुए, जोधपुर ग्रामीण हाँ सर जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। तो 4-5-6 जिले इसके अंतर्गत आ जाते हैं जिसकी मैंने डिटेल आपको सामने यहाँ दे दी है। तो यही है हमारा घग्गर के मैदान में नदी देखा जाए तो घग्गर नदी, सभ्यता देखी जाए तो कालीबंगा, मैदान का नाम घग्गर का मैदान, जिलों की डिटेल देखें तो श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। सेकंड जो क्षेत्र था हमारा अर्धशुष्क में चल रही है, ध्यान रखना ये सारी चीज़ें किसकी बात हो रही है, अर्धशुष्क प्रदेश का डायग्राम है ये, अर्धशुष्क पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक। तो इसमें सेकंड जो प्रदेश है वो है आपके शेखावटी या आंतरिक प्रवास क्षेत्र, जिसमें चूरू सीकर झुंझुनू तो सर शेखावटी में थे ही। इसमें एक नया जिला बना है, जिले का नाम क्या है, नीमका थाना। संभाग का नाम पूछे तो सीकर। नागौरी उच्च भूमि में जिले के नाम मैंने बता दिए थे। यहाँ पर आप इतना और लिख सकते हो, यहाँ पर जो पानी मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सॉरी किससे ग्रसित होता है, फ्लोराइड से। फ्लोराइड की वजह से यहाँ पर एक पट्टी पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, बांका या कुबड़ पट्टी, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स होते हैं, ये आपके नोटबुक में बना लोगे तो एग्जाम टाइम में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर और एक बात लिख सकते हैं कि यहाँ पर इस फ्लोराइड युक्त पानी के निस्तारण के लिए यहाँ पर जो पानी लाया जा रहा है वो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से लाया जा रहा है। किससे, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से लाया जा रहा है। इसके बाद में हम बात करें गोडवाड़ प्रदेश की, तो गोडवाड़ प्रदेश में आप देख ही रहे हो पाली, जालौर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, ठीक है, और जोधपुर ग्रामीण। और यहाँ पर आगे एक प्रदेश खत्म हो जाता है। आपसे पूछे कि अर्धशुष्क प्रदेश है, ये जो प्रदेश दिख रहा है आपको कलरफुल, यहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन वनस्पति का हो सकता है, वन एवं वनस्पति। वनस्पति तो ध्यान रखना स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी, ऐसी वनस्पति जिससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं हो और ज़्यादा कम पानी की ज़रूरत भी नहीं हो, मतलब मीडियम पानी की, तो स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा आप कह सकते हो सर 25 से 50 के मध्य, 25 से 50 के मध्य। यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाएगी, तो आप क्या होगे सर, वही रेतीली बलुई मृदा पाई जाएगी, लेकिन आसपास में ये कौन सा अरावली वाला एरिया आ जाता है, तो कहीं की लाल लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी भी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तापमान सर वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जलवायु की बात करें, किसकी बात करें, जलवायु की, तो नाम ही ऐसा है अर्धशुष्क, तो जलवायु भी कैसी पाई जाएगी, जलवायु जो पाई जाएगी उसका भी नाम होगा अर्धशुष्क। देखो एक जलवायु क्लाइमेट वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता जा रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है। क्लाइमेट कितने होते हैं, 5। शुष्क प्रदेश ये रहा, मतलब शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। उपाद्र में पूरा अरावली वाला एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बारिश की बात हो गई, ठीक है, ओके। आगे देख लो थोड़ा सा, अब नागौरी उच्च भूमि के बारे में थोड़ा सा लिखवाना है, बाकी आज का ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पर नागौरी उच्च भूमि, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और एक क्वेश्चन आता है आपके लूणी को लेकर, किसको लेकर, लूणी को लेकर। आपको सर लूणी को लेकर क्या है, वैसे पूरी नदी है दिखाने के लिए तो, ठीक है। लूणी का जो प्रवास क्षेत्र है, लूणी का प्रवास क्षेत्र जालौर या सांचौर में, किसमें,
जालौर ज़िले में, या आप एक नया ज़िला हो गया तो सांचौर कह सकते हैं। जालौर एवं सांचौर ज़िले में क्या कहलाता है? पूछा गया क्वेश्चन है। रेड या नेला? नेला, रेल या नेला के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र जालौर सांचौर जिले में क्या कहलाता है? रेल या नेला कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में और बात करें नागौरी उच्च भूमि की, तो यहाँ पर ये तो मैंने बता भी दिया है कि यहाँ पर कैसा जल, फ्लोराइड युक्त जल, फ्लोराइड युक्त जल। यहाँ पर इस फ्लोराइड जल से दांत पीले, हड्डियाँ कमज़ोर, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा जल नहीं पिएंगे तो कहाँ से एक नहर निकाल जाएगी? IGNP से। नहर का नाम पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। ठीक है, नागौरी उच्च भूमि के बारे में ये बात हो गई, लूणी नदी के बारे में भी ये बात होगी। आप सुनो, एक बात और मैं कर लेता हूँ घग्गर नदी के बारे में। जब बात इनकी कर ही ली है तो बात हम कर लेंगे घग्गर नदी के बारे में। किस नदी के बारे में? घग्गर नदी। घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में नालिया पाट कहलाता है, नालिया पाट कहलाता है। और कहे घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र या घग्गर नदी को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? घग्गर नदी को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? तो आप कह दोगे वाहिद या हकरा, इसका प्रवाह क्षेत्र है वाहिद या हकरा। इसके किनारे सभ्यता की बात करें, इसके किनारे सभ्यता की बात करें तो आप कहोगे सर कालीबंगा एक सभ्यता का नाम, पीलीबंगा एक सभ्यता का नाम, रंग महल। कौन सा महल? रंग महल। ठीक है, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र हो गया। ओके, ठीक है, बाकी तो और क्या है, इसके ज़िले लिख सकते हैं। ज़िले कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक नदी और, नदी का नाम कांतली नदी। नदी का नाम क्या है? कांतली नदी। कांतली नदी। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? देखो, सबके प्रवाह क्षेत्र मैं आपको याद करवा रहा हूँ। कांतली नदी प्रवाह क्षेत्र मतलब जहाँ से बहती है। जैसे मान लो ये नदी इस तरह से बह रही है, ये जा रही है, ये नदी इस तरह से जा रही है, इसका जो प्रवाह है, वाटर का जो फ्लो है, इसी को तो कहते हैं जितने एरिया को ये प्रवाह करती जा रही है, मतलब जिस एरिया में ट्रैवल कर रही है। तो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तोहरावाटी, तोहरावाटी। कांतली नदी के किनारे जो सभ्यता है, किनारे जो सभ्यता है उसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। आपसे पूछा जाए ये जो गणेश्वर सभ्यता है वो कहाँ पर है? मैं कहूँगा नीम का थाना, नीम का थाना। इस सभ्यता से क्या मिला है? मछली का पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा। और कांटा भी किसका? तांबे का, कॉपर का। किसका? कॉपर का। कांतली नदी प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी। कांतली नदी की लंबाई 100 किलोमीटर। और ध्यान रखना ये झुंझुनू जिले को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती। ठीक है, देख लो फटाफट, इन सब चीज़ों को एक बार लिख लो ताकि आगे बढ़ सकें।
ठीक है, हो गया ये, इसको भी देख लो। सुनो, एक चीज़ और बता देता हूँ, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया। मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम जो है 1977 में, 1977-78 में स्टार्ट किया गया। कौन सा? मरु विकास कार्यक्रम। ये जो मरु विकास कार्यक्रम है, इसके बारे में और क्या जानकारी है तो वो आपके काम की है, वो देखें। ये 100% केंद्र के द्वारा इसको फंडिंग की जा रही है, केंद्र पोषित है, 100% केंद्र पोषित योजना है, केंद्र पोषित योजना। इसमें मरु विकास और इसमें राज्यों का और केंद्र के बीच में इससे जो भी फायदा होगा उसका क्या किया जा रहा है, बंटवारा किया जाता है। कौन सी? मरु विकास कार्यक्रम। आपको इतना सा पूछा जाएगा। और ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है, राजस्थान के कितने जिले, कितने जिले, राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है। कौन सी परियोजना? मरु विकास परियोजना। मरु विकास परियोजना राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है, कौन बताएगा? ये राजस्थान के 16 जिलों में संचालित है। आपसे थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 16 जिलों के 85 खंडों में, कितने खंडों में? 85 खंडों में संचालित। आपसे क्या पूछा जाएगा? मरु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1977 से लेकर 78 में। 100% केंद्र द्वारा पोषित योजना है। राज्य और केंद्र में इसका बंटवारा किया जा रहा है, इसके जो लाभ मिलेगा। और राजस्थान के कितने ज़िले इसमें अंतर्गत आते हैं? 16 जिलों के 85 खंड इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक की बातें आज हमने कर ली हैं। अब जो आगे की बातें होंगी वो हम करेंगे कल। कब करेंगे? कल, क्योंकि आज अभी मैं स्टार्ट करूँ अरावली पर्वतीय प्रदेश को तो अभी ठीक नहीं है, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाएंगे और जितना समझने में उसका टाइम लगेगा उतना टाइम अभी हमारे पास में है नहीं। फिर भी कोशिश करेंगे कि कल इसको हम कंप्लीट करवा दें। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है इससे आप एक बार फटाफट नोटबुक में अच्छे व्यवस्थित तरीके से नोट डाउन कर लेना। तो ये वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट के माध्यम से बताएं। आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।